हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स की कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में, कुछ बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग्स की होती हैं। अगर आप उन बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस के भी करस्पॉन्डिंग अपने फंक्शंस या अपना लॉजिक लिखना सीख जाते हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप यकीन मानिए कि आप स्ट्रिंग्स को लेकर के काफ़ी हद तक आप कंफर्टेबल हो जाओगे चीज़ों को सॉल्व करने में। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस को। सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस देखते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि हम यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं वो हैं, एक तो हमारा strcpy। ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है, कॉपीज वन टू अदर। ठीक है, इस फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है वो कुछ ऐसा होता है, char* destination एंड const char* source। ठीक है, तो सोर्स बाद में दिया जाता है, डेस्टिनेशन पहले दिया जाता है। तो इसमें जब आप कॉपी करते हो तो यहाँ से सोर्स डेस्टिनेशन से सोर्स में कॉपी हो जाती है। उसके अलावा आपका है strlen जो लेंथ निकालता है। ठीक है, उसके अलावा है आपका strcmp जो कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग्स को। ठीक है, तो ये फंक्शंस हमारे आपके लिखे हुए रहते हैं, इसमें लाइब्रेरी में हमारे पहले से ही लिखे हुए हैं, ये हमें प्रोवाइडेड है। तो इनको जब भी हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो इनकी डेफिनेशन अपने आप बाइंड हो जाती है और हम इनको यूज़ कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले strcmp देख लेते हैं, cpy cmp सब देख सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं cpy का। आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर str। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया 25 और यहाँ पर आपने इसको दे दिया विकास कुमार एंड शाक्या। आपने ये वैल्यू इसमें दे दी इस स्ट्रिंग में, और हम चाहते हैं कि इसमें strcpy जो स्ट्रिंग है ये, इसमें किसी और वैल्यू को कॉपी कर दें। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, strcpy। ठीक है, strcpy-s यूज़ कर सकते हैं नए कंपाइलर के साथ। तो टारगेट अगर हमें जो लेनी है, जो टारगेट स्ट्रिंग लिखनी है, char strcpy सॉरी स्ट्रिंग टारगेट, उसको भी हमें कितनी लेंथ का लेना होगा, एटलीस्ट उस लेंथ का तो लेना ही होगा जिसमें हम उसको कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, हमारी सोर्स स्ट्रिंग ये हो गई str, और ये टारगेट स्ट्रिंग होगी जिसमें कि हम कॉपी करना चाहते हैं। तो जो हम कॉपी करना चाहते हैं लगभग नहीं उतनी ही लेंथ स्ट्रिंग की होनी तो चाहिए कम से कम। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, str टारगेट, और उसके अलावा हम यहाँ पर दे देंगे str। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम देंगे तो ये str टारगेट में हमारी जो है वैल्यू वो कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना था। अब आप इसको प्रिंट कराएंगे, printf /n%s, एंड देन अगर आप यहाँ पे लिखेंगे str टारगेट तो ये आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, टारगेट में जो वैल्यू स्टोर होगी। विकास कुमार शाक्या, ये वैल्यू टारगेट में स्टोर हो गई और प्रिंट हो गई। ठीक है, ये तो आपका वो फंक्शन है जो आपको पता है कि आपकी लाइब्रेरी में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम अपना खुद का फंक्शन लिख लें, हम खुद के इन फंक्शंस को लिख करके उनकी प्रैक्टिस कर लें कि हम अपना लॉजिक कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को लेकर के, वो क्लियर होता चला जाएगा। तो हम दो चीज़ें आज लिख करके देखेंगे। एक प्रोग्राम तो हम लिख करके देखेंगे strcpy का इक्विवेलेंट। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे strcmp का इक्विवेलेंट। ठीक है, और तीसरा हम लिखेंगे strlen का इक्विवेलेंट। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं strlen, क्योंकि सबसे छोटा यही है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखते हैं strlen, इसका इक्विवेलेंट लिखते हैं strlen इक्विवेलेंट। उसका नाम हम लिखते हैं int x strlen के, यहाँ पर हम लिखते हैं char* const char*।
कॉन्स्ट क्यों लिया? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग को हमें किसी भी तरीके से कन्वर्ट नहीं करना है, उसकी लेंथ नहीं बदल सकते, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उस स्ट्रिंग में उसके कंटेंट्स को हमें नहीं बदलना, इसलिए हमने क्या किया, कॉन्स्ट कैर लिया है। ठीक है, कॉन्स्ट कैर एस्ट्रिक पीटीआर। यहां पर हमने ले लिया इंट एन लेन, एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 सेट कर दी, और उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले ये चेक किया कि हमारा पॉइंटर कहीं नल तो नहीं है। इफ आवर पॉइंटर इज नल तो क्या होगा, रिटर्न 0, हमारे स्ट्रिंग की लेंथ 0 है। एल्स हमारे केस में अगर हमारी इसकी स्ट्रिंग की लेंथ नल नहीं है तो हमें क्या करना होगा, वाइल एस्ट्रिक एसटीआर। अभी आप देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूं, वाइल एस्ट्रिक एसटीआर, जब तक एसटीआर में कुछ भी है, भाई एसटीआर एक बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस पे एक वैल्यू स्टोर होगी, वहां से हमारी स्ट्रिंग शुरू हो रही होगी। ठीक है, और आप कुछ ऐसे देख लीजिए, ये है आपकी स्ट्रिंग जिसमें कैरेक्टर एरे है, ये हमारा एसटीआर, ये बेस एड्रेस को बता रहा है। इस एसटीआर को हम तब तक आगे ले जाएंगे जब तक कि हमें नल कैरेक्टर ना मिल जाए। ठीक है, तो जब हम एस्ट्रिक एसटीआर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैरेक्टर। आपको पता है एसटीआर बेस एड्रेस देता है और एस्ट्रिक एसटीआर क्या देगा, पहले एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है। अगर आप एसटीआर प्लस प्लस करोगे तो एसटीआर कहाँ आएगा, ये पॉइंटर यहाँ आएगा, और यहाँ पर अगर आप एस्ट्रिक लगा दोगे एसटीआर से पीछे तो आपको जो वैल्यू यहाँ है दूसरी लोकेशन पे वो दिखाई देगी। उसी तरीके से तीसरी से लेकर के आखिरी लोकेशन तक की वैल्यू, जब तक कि आपको नल कैरेक्टर यानी 0 नहीं मिल जाता तब तक आप इसको इटरेट करेंगे। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं, वाइल एस्ट्रिक एसटीआर एन लेन प्लस प्लस। ठीक है, और एसटीआर प्लस प्लस। ठीक है, तो जब एस्ट्रिक एसटीआर आखिरी, जब एसटीआर हमारा एसटीआर प्लस प्लस होकर के आखिरी कैरेक्टर पे पहुंचेगा स्ट्रिंग के, तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा, नल कैरेक्टर होगा। नल कैरेक्टर यहाँ पर क्या देगा, रिजल्ट 0 देगा। और हम पहले ही जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू 0 है व्हाइल के अंदर या इफ कंडीशन के अंदर या कहीं पर भी जहां पर भी आप कंडीशनल चेक कर रहे हैं, तो एनीथिंग अदर देन 1, एनीथिंग अदर देन 0 इज ट्रू, बट 0 इज ऑलवेज फॉल्स। तो यहाँ पर जैसे ही आप एस्ट्रिक एसटीआर आएंगे लास्ट स्टेटमेंट पे, सॉरी लास्ट कैरेक्टर पे, वो आपको 0 मिलेगा, और जैसे ही 0 मिलेगा ये अपने आप रुक जाएगा। जैसे ही ये रुकेगा वैसे ही आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं एन लेन, आपने ये रिटर्न कर दिया। अब जरा ये हम करके देखते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम पास करते हैं इंट लेन इज इक्वल टू एक्स एसटीआर लेन, और यहाँ पर हमने पास कर दिया एसटीआर। ठीक है, अब हम इस एसटीआर को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज परसेंटाइल डी एंड देन यू नीड टू राइट लेन, ये लेन में रिटर्न होगा। अब आप इसको चला करके देखें तो अपने आप आपको लेंथ मिल जाएगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 19। अगर आप ये यहाँ पर नल पास कर देते हैं, यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग ऐसी है जिसका कि कुछ भी अस्तित्व नहीं है, एसटीआर इज इक्वल टू नल किया हुआ है आपने, तो स्ट्रिंग की लेंथ 0 आनी चाहिए। आपने यहाँ पर इसको कमेंट कर दिया और एस्ट्रिक एसटीआर नल को पास कर दिया, तो आपको यहाँ पर लेंथ आएगी 0। तो हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। अगर हमने ये चेक ना लगाया होता तो हमारा प्रोग्राम क्या होता, क्रैश हो जाता, क्योंकि हम एक ऐसी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते जो कि इनवैलिड एड्रेस पे यानी कि नल एड्रेस पे स्टोर्ड है, इसलिए इस चेक को लगाना जरूरी था। अब हम दूसरा एसटीआर सीपीवाई इक्विवेलेंट लिखते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले हम एसटीआर सीपीवाई लिखने के लिए, कॉपी करने के लिए हम इसको वॉइड कर देते हैं, वॉइड रिटर्न टाइप होगा इसका एक्स एसटीआर सीपीवाई, ये हमने फंक्शन लिख दिया। और यहाँ पर कैर एस्ट्रिक, पहला आर्गुमेंट जिसमें हम रिटर्न करेंगे उसको लिखा टारगेट, और जिस आर्गुमेंट से हम वैल्यू लेंगे जो हमारा सोर्स आर्गुमेंट होगा वो होगा सोर्स, वो होगा हमारा कॉन्स्ट कैर। हमारा जो सोर्स होगा वो कॉन्स्ट कैर क्यों होगा, क्योंकि हमें सोर्स में चेंज नहीं करना है, सोर्स को एक्सीडेंटली भी हम चेंज ना कर सकें, इसलिए हमने सोर्स को कॉन्स्ट कैर लिया है। और इसको तो चेंज करना ही है क्योंकि टारगेट में हमें वैल्यूज डालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए, अगर आपको सोर्स को टारगेट में कॉपी करना है देन व्हाट यू हैव टू डू,
यहाँ पे टारगेट अगर नल है या फिर सोर्स नल है तो क्या करेंगे हम यहां से रिटर्न हो जाएंगे, वी विल डू नथिंग, हम कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। एल्स हम यहां पर आएंगे, एल्स में हम क्या लिखेंगे, वाइल एस्ट्रिक्ट सोर्स, जब तक सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जब तक सोर्स में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, कोई ना कोई कैरेक्टर रहेगा, जब तक ये नल कैरेक्टर पे नहीं पहुंचेगा तब तक हम सोर्स को क्या करेंगे, कॉपी करते जाएंगे, किसमें, एस्ट्रिक्ट टारगेट इज इक्वल टू एस्ट्रिक्ट सोर्स, ठीक है। एस्ट्रिक्ट सोर्स को कॉपी करते जाएंगे और एट द सेम टाइम हम सोर्स को भी प्लस प्लस करते जाएंगे और टारगेट को भी प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर जब तक सोर्स मिलता रहेगा तब तक टारगेट में कॉपी होता रहेगा एक एक कैरेक्टर, ये 1 बाय 1 कैरेक्टर को हम कॉपी कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लास्ट में प्रिंटफ यहां पे डन कर देंगे, डन लिख देंगे कि हमारा काम हो गया, ठीक है, हमारा इस फंक्शन का काम हो गया। और अब हम यहां पर यूज करेंगे इस फंक्शन को। मान लीजिए हमें एक कैरेक्टर टारगेट लेना था, इसमें हमें लिखना था 25, ये भी 25 लेंथ का है, और हमारा जो सोर्स कैरेक्टर है जो str होगा, ये वाला हमने ओपन कर दिया, तो ये अब हमारा सोर्स होगा और हमने एक टारगेट के लिए एक नया वेरिएबल ले लिया है। और इसको अब हम हटा देते हैं, लेंथ वाली चीज को, इसको हम चेक कर चुके हैं। टारगेट को हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं, खाली कर देते हैं। इस टारगेट में सोर्स फिल हो जाना चाहिए, सोर्स की वैल्यू फिल करानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, x strcpy, ये वैल्यू हमें यहाँ str और साथ में यहाँ टारगेट, सॉरी टारगेट पहले देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे str देना है, सोर्स बाद में देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं, printf /n %s, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे टारगेट, ठीक है। तो हमने टारगेट पास किया है, यहाँ पे टारगेट पास करने का मतलब है हमने यहाँ पर बेस एड्रेस पास कर दिया है टारगेट में, ठीक है। यहाँ पर बेस एड्रेस पास किया है टारगेट में, सिंस हमने बेस एड्रेस पास किया है तो हम सीधे एड्रेस पर जाकर ही चीजों को अपडेट कर रहे हैं, वहां पर चीजों को कॉपी कर रहे हैं सीधे एड्रेस पर जाकर के। इसलिए जब हम इस फंक्शन से बाहर आएंगे तो हमें टारगेट की वैल्यू सही मिलेगी जो कुछ हमने अपडेट की है। ये लोकल वेरिएबल नहीं रह गया अब उसके, इस फंक्शन के लिए ये लोकल वेरिएबल नहीं है टारगेट, ये लोकल पॉइंटर नहीं है, ये इसका फॉर्मल आर्गुमेंट, इसका एक्चुअल आर्गुमेंट जो है और फॉर्मल आर्गुमेंट ये सेम हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो इसका आर्गुमेंट आपने पास किया है ये एक्चुअली में एक्चुअल एड्रेस को डिनोट कर रहा है। तो एक्चुअल एड्रेस आपका जो टारगेट है ना, जो बेसिक एड्रेस होगा इसका, इसके एड्रेस को लेके बैठ गया है, इसलिए जो कुछ आपने उस फंक्शन में किया है वो यहाँ पर इस फंक्शन के बाहर आने पर भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। डन, देखो कॉपी हो गया और आगे चल के इसने दिखा भी दिया। तो इस तरीके से आप फंक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी चीज और कर सकते हैं, मैं इसको एक लाइन के कोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैन यू थिंक कि यहाँ किस तरीके से इसको हम एक लाइन के कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको कुछ अगर ऐसा कर दें, इज इक्वल टू डबल एस्ट्रिक्ट सोर्स प्लस प्लस, तो आप समझ सकते हैं प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। पहले ये अपना काम करेगा जो काम करना है, इक्वल ऑपरेटर, यानी जो इक्वल ऑपरेटर है जिसकी की क्या कहते हैं प्रायोरिटी ज्यादा है प्लस प्लस से, वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी सोर्स से टारगेट में पहले कॉपी हो जाएगा, उसके बाद सोर्स भी और टारगेट भी एक एक पॉइंटर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब ये आगे बढ़ेंगे तो अगली बार फिर सोर्स से टारगेट में कुछ कॉपी होगा, और जब सोर्स नल पॉइंटर पे आ जाएगा, नल कैरेक्टर पे आ जाएगा, तो यही नल इसमें नल कैरेक्टर टारगेट में भी कॉपी कर देगा। जब ये नल कैरेक्टर टारगेट में भी कॉपी कर देगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाने की वजह से ये व्हाइल लूप रुक जाएगा। तो अगर कोई आपसे कहता है कि एक लाइन में आप कॉपी करके दिखाइए, कॉपी करने का कोड लिखिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड अगर आप इसको चला करके देखें तो अगेन आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो ये भी आप याद रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज कॉन्सेप्चुअल थिंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है सी प्रोग्रामिंग के तो आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये हमने यहाँ पर क्या किया है। अब एक बचता है strcmp। strcmp फंक्शन क्या करता है कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, ठीक है। एक str ये है, एक str दूसरी है हमारी। यहां पर भी सपोज हमने विकास कुमार साक्या ही लिख दिया,
ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्चुअल बिहेवियर देख लेते हैं। जो हमारा फंक्शन है, जो एक्चुअल फंक्शन है हमारा, जो कि हमें लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किया है, उसको देख लेते हैं। strcmp, ठीक है, ये इंट रिटर्न करता है। तो इंट में हम वैल्यू ले लेते हैं, int b इज इक्वल टू strcmp, और यहाँ पर लिखते हैं str एंड टारगेट। तो हमें ये देखना है कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं। अगर दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू मीन्स मतलब 1 जो वैल्यू होती है वो ट्रू के लिए रिप्रेजेंट होती है। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर 1 आएगा, अगर ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पर %d कर दीजिए, क्योंकि हम काउंटिंग यानी कि इंटीजर प्रिंट कराएंगे। तो अगर यहाँ पर हमारी वैल्यू सेम है दोनों की, दोनों स्ट्रिंग्स की, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। हाँ सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गई। ये क्या करता है, दोनों को कंपेयर करने पे अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो क्या करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, सपोज हमने क्या किया, ये i की जगह j कर दिया, ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। तो ये -1 रिटर्न करता है। क्या करता है, अगर यहाँ पर j की जगह k भी लग दें तो फिर देखते हैं क्या आता है। v के ksh करने पे क्या आता है, ये अगेन -1 रिटर्न करता है। तो इस फंक्शन के कुछ बेसिक चेंजेस आप याद रखिए, क्योंकि ये पुराना जो कंपाइलर है, अगर आप टर्बो सी का यूज करेंगे तो वहां पर सीधा सा ये होता था कि जहां अगर ये दोनों स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पर b में 0 रिटर्न होता था, और अगर दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है तो जहां पे वो गड़बड़ होती हैं, जहां पे वो डिफर करती हैं, उनकी आस्की वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न होता था। जैसे k और i की आस्की वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो 2 रिटर्न होता है यहाँ पे, तो 2 का डिफरेंस रिटर्न होता था। लेकिन अब सिंपल सा फंडा ये हो गया है कि अगर दो स्ट्रिंग सेम है तो क्या होगा, ये आपकी वैल्यू को आप दोनों को कंपेयर करने पर 0 रिटर्न करेगा, और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो दोनों को कंपेयर करने पर -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही फंक्शन हम लिखते हैं अपने यहाँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर कंट्रोल Z कर दीजिए, xstrcmp कर दीजिए, और हम इसी नाम का एक फंक्शन लिख देंगे, int xstrcmp। यहाँ पर लिखिए कैर एस्ट्रिक, दोनों को ही चेंज नहीं करना है, इसलिए कॉन्स्ट कैर एस्ट्रिक src या p1 str1, और दूसरा आप कर सकते हैं कॉन्स्ट कैर एस्ट्रिक str2। अब आप यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पर लिखिए int b इज इक्वल टू -1 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंपेयर करना शुरू कीजिए। यहाँ पर आप देखिए, आपको क्या करना है, वाइल, सबसे पहले आप दो चीजें चेक कर सकते हैं। इस लॉजिक को छोटा करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इफ xstrlen, जो हमने अभी एक फंक्शन लिखा है, str1 इज इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू xstrlen str2, अगर दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ बराबर नहीं है तो यहां पर आप क्या करो, b इज इक्वल टू -1 ही रहने दो। ठीक है, b -1 ही रहने दो। यहां से आप क्या करो, रिटर्न हो जाओ, रिटर्न b। ठीक है, -1 रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर एक और नया लॉजिक लिखिए। यहां पर आप क्या कीजिए, वाइल एस्ट्रिक str1 डबल इक्वल टू एस्ट्रिक str2। या फिर ऐसे कर सकते हैं, एंड एस्ट्रिक str2। ठीक है, पहली बात तो ये दोनों की लेंथ अगर गड़बड़ हो गई, दोनों में डिफरेंस आ गया, तो रिटर्न कर जाओगे आप। xstrlen हमने यहाँ लिखा है, इसका आप एक प्रोटोटाइप ऊपर डाल दीजिए, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर आप एक डाल दीजिए प्रोटोटाइप इसका, क्योंकि प्रोटोटाइप अगर नहीं मिलेगा तो ये पहचान नहीं पाएगा, xstrcmp इस फंक्शन को जान नहीं पाएगा कि ये कहाँ डिक्लेयर है, ये सिंबल है क्या, इसलिए यहाँ पर आप डाल दो। तो int xstrlen अगर आपने कर दिया है तो यहाँ पर इसको मिल जाएगा। सबसे पहले ये लेंथ चेक करेगा कि दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं। अगर लेंथ बराबर नहीं है तो ये -1 रिटर्न कर देगा, और अगर लेंथ बराबर है, ठीक है, और str1
डबल इक्वल्स str2, ये चलता जा रहा है, सॉरी str प्लस प्लस str if str1 डबल इक्वल टू str2। बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा लॉजिक, और कोई बात नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आप यहाँ पर कर सकते हो रिटर्न -1 या फिर b इज इक्वल टू -1 कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पर आप कर सकते हो इफ b इज नॉट इक्वल टू -1, देन आप क्या कर सकते हो, ये वाइल लूप चला सकते हो। ठीक है, b -1 के बराबर नहीं है तो वाइल लूप चला दो। और अगर कहीं पर आपको नॉट इक्वल टू str2 मिले, आप क्या करो, यहीं पर ब्रेक कर जाओ, और ब्रेक करने से पहले आप b को फिर से -1 कर दो। ठीक है, यानी दो कंडीशंस हो सकती है -1 होने की। पहली तो ये जहां पे लेंथ बराबर ना हो, दूसरी ये हो सकती है कि लेंथ बराबर हो और कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बराबर किसी पोजीशन पे ना आए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एक काम और करते जाना है, str1++ और str2++, क्योंकि ये तो हमें करना ही होगा, तभी ये अगली पोजीशन पे जाएंगे। तो ये दो चीज़ें होती हैं, और फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिटर्न b कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको यूज़ करके देखेंगे। ये हटा देते हैं, सॉरी हटाने की जरूरत ही नहीं है, हमने पहले से ही xstrcmp यूज़ कर रखा है। तो लेट्स सी कि हमारा xstrcmp रिटर्न क्या करता है। हमारे केस में -1 आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ तो बराबर है, लेकिन जो हमारा कैरेक्टर है वो यहाँ पे डिफर कर गया। अब हम इसको i कर दें, वापस सही कर दें, तो अब ये 0 आना चाहिए। यानी दोनों कैरेक्टर स्ट्रिंग्स अगर बराबर हैं तो हमारा 0 आएगा, अदरवाइज -1 आएगा। तो हमने ये तीनों के तीनों फंक्शन एक बार लिख करके देख लिए। तो ये जो पॉइंटर्स के साथ प्ले अराउंड आप करते हो, खेलते हो, ये आप बहुत अच्छे सीख जाओगे अगर आपने स्ट्रिंग्स के एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी। मैंने आपको पहले ही बताया है एक वीडियो में कि ये आपका जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियोस आपके उसके वीडियो नहीं है, एल्गोरिथम्स के वीडियो नहीं है, ये सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग के वीडियोस हैं। इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एरेज तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, और पॉइंटर्स को लेकर के थोड़ा सा अगर हम खेल कर लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी आगे चल करके। क्योंकि आने वाले जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे, जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे अगले वीडियो से अब हम स्टैक को शुरू करने जा रहे हैं, स्टैक के बाद हम क्यू और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम पढ़ेंगे। बट स्टैक और क्यू से पहले मैं आपको थोड़ा सा सर्चिंग और सॉर्टिंग के बारे में समझाऊंगा। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो सर्चिंग और सॉर्टिंग का होगा हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में, और सर्चिंग और सॉर्टिंग के बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे, जो हम टॉपिक टच करेंगे, वो होगा हमारा स्टैक। ठीक है, तो हम बने रहिए मेरे साथ, इसी तरीके से एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, वो हम एक एक करके कवर करेंगे, और आपको ये चीज़ें आपके लिए लगातार हम आसान बनाते जाएंगे, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन चीज़ों को समझने में, जो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है इन चीज़ों को सीखने में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कर दीजिए जो कि हिंदी मीडियम से इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। वैसे तो अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें तो इंग्लिश में भी मेरी एक प्लेलिस्ट आएगी डेटा स्ट्रक्चर्स पे, लेकिन अभी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स को टारगेट करके ये बनाई है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हिंदी जानते हैं वो अंग्रेजी भी जान ही रहे होंगे अगर उन्होंने प्रोग्रामिंग को अपना कैरियर बनाया है, उन्होंने अगर MCA किया है या बीटेक कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग उनके सिलेबस का हिस्सा है, तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जानते होंगे। अगर हिंदी जानते होंगे तो इंग्लिश तो जाननी ही होगी, क्योंकि इंग्लिश के बिना आप इस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट होगी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है, सो दैट ये चीज़ें आप दोनों के लिए आसान हो। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग माई वीडियोज़, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।